बादशाह और हनी सिंह पिछले 10-15 सालों से ये दोनों बॉलीवुड और उससे बाहर बेहतरीन काम कर रहे हैं। दोनों के नाम पर बहुत से चार्ट बस्टर्स गाने दर्ज हैं और अगर आप इंडियन हिप हॉप और रैप सॉन्ग्स को पसंद करते हैं तो ये बात मुमकिन ही नहीं है कि आपकी प्लेलिस्ट में इनका कोई गाना ना हो। एक पूरी जनरेशन के लिए हनी सिंह इमोशन की तरह है और फिर एक ऐसी जनरेशन भी है जिसने बादशाह को ज्यादा देखा और सुना है। मगर फिलहाल ये दोनों महारथी अपने किसी गाने से ज्यादा अपनी बातों की वजह से सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह छाए हुए हैं। आजकल दोनों लोग गानों से ज्यादा यूट्यूब पॉडकास्ट और बैठकों में नजर आ रहे हैं और अब वहां से कुछ किस्से, कहानियां और कारण लोगों को पता चल रहे हैं, जिसकी वजह से 12 साल पहले दोनों ने अलग अलग काम करने का फैसला किया था। हालांकि इससे पहले भी इंस्टाग्राम स्टोरीज से लेकर कॉन्सर्ट्स और पेपराजी के सामने इन्होंने और इनके आसपास रहे लोगों ने एक दूसरे के काम और करियर की खिल्लियां उड़ाई है। इन सबसे जब फुर्सत मिल जाती है और जब भी कोई नया गाना ही बनाते हैं तो वहां भी एक दूसरे पर तंज कसना और बुरा भला कहना चलता रहता है। बहुत नॉर्मल बातें आपने भी बहुत सुनी होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या हो गया कि दोनों म्यूजिशियंस जो कभी एक साथ काम किया करते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे वो अब एक दूसरे को क्रेडिट चुराने वाला और सेल्फ सेंटर्ड बता रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको यही कहानी शुरू से अंत तक बताने वाले हैं। तो इस कहानी की शुरुआत साल 2006 में हुई थी। हनी सिंह को तब म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करते हुए 3 सालों का समय हो गया था। बादशाह ने भी इसी दौरान अपने कॉलेज में और चंडीगढ़ के एक स्टूडियो से रैप करना शुरू कर दिया था। साल 2006 में अपनी बीटेक बादशाह ने पूरी कर ली थी और एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। बादशाह ने बताया इनके पिताजी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक सरकारी अधिकारी के पद पर काम करते थे। साल 2006-07 के आसपास चंडीगढ़ के जिस स्टूडियो में बादशाह अपना काम करते थे वहाँ बादशाह की मुलाकात अनूप कुमार पराशर से हुई, जो उसमें हनी सिंह को मैनेज कर रहे थे। अनूप को हनी सिंह का काम बहुत पसंद आया और बादशाह के अनुसार अनूप कुमार ने उनके सामने हनी सिंह के साथ काम करने का ऑफर रखा, जिससे बादशाह ने स्वीकार कर लिया। अनूप सिंह के जरिए बादशाह की मुलाकात इस तरह सबसे पहले हनी सिंह से हुई। दोनों में बातें हुई और फिर यह डिसाइड हुआ कि हनी सिंह और बादशाह एक साथ मिलकर के एल्बम पर काम करेंगे और इसके लिए अनूप ने बादशाह को बताया कि उन्हें 10 लाख रुपए देने होंगे। बादशाह ने कहा कि उन्होंने हनी सिंह को सबसे पहले 5 लाख रुपए दिए थे और फिर गानों पर डिस्कशन भी शुरू हो गया था। दोनों बहुत कम समय में अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों मूवीज देखने साथ में जाया करते थे। गेड़िया लगाना शुरू हो गया था और इस दौरान गानों पर भी बातें चल रही थी और साथ में माफिया मुंदीर नाम का एक बैंड भी हनी सिंह ने शुरू किया था, जिसके पहले 2 मेंबर्स में एक नाम बादशाह का था। यहाँ पर हनी सिंह का कहना है कि बादशाह कभी भी माफिया मुंदीर का पार्ट नहीं थे। नहीं देखो, बादशाह तो कभी उसका पार्ट नहीं थे, लेकिन वो सिर्फ उनके पास एक क्लाइंट के तौर पर काम करवाने आए थे, जिसके लिए उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। बादशाह के बारे में हनी सिंह का कहना है कि वो एक बहुत बड़े घर से बिलोंग करते हैं। उनके पिताजी बहुत बड़े अफसर थे जो पैसे देने के लिए बादशाह के साथ आए थे और इसलिए बादशाह जो कोई स्ट्रीट से उठकर के आए टैलेंट नहीं है, इसलिए माफिया मुंदीर का हिस्सा वो नहीं हो सकते हैं। हनी सिंह मानते हैं कि माफिया मुंदीर एक प्लेटफॉर्म था जिस पर अलग अलग आर्टिस्ट काम कर सकते थे और कोई भी इसमें लीगली बाउंड नहीं होगा। इसका नाम हनी सिंह ने राज बराड़ से पूछ करके रखा था, जिनके बारे में हनी सिंह का कहना है कि राज बराड़ ने उन्हें गाने लिखना सिखाया था। बादशाह का कहना है कि उन्होंने अपने पहले एल्बम के लिए हनी सिंह को 11 लाख रुपए दिए थे, लेकिन वो एल्बम कभी भी रिलीज नहीं हुआ था। बादशाह की ज्यादातर बातों को भले ही हनी सिंह नहीं मानते हैं, लेकिन जिन दूसरे म्यूजिशियंस ने और बाकी लोगों ने उन्हें उस समय देखा है वो भी ये बताते हैं कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और माफिया मुंदीर के नाम से जो भी काम हो रहा था उसमें हनी सिंह और बादशाह साथ में थे। उसमें सोडा विस्की, दिल के दीवाने और कोला बोतल जैसे बहुत से गाने बने, उन पर काम हुआ, लेकिन बहुत गाने थे जो रिलीज हो पाए थे। बादशाह ने इनमें से कुछ गानों में कुल इक्वल नाम से काम किया था। सब कुछ सामान्य गति से चल रहा था, दोनों काम कर रहे थे, कुछ गाने आ रहे थे और कुछ नहीं। साल 2009 में दोनों ने गेटअप जवानी गाने को शूट किया और शूट करने के बाद बादशाह बताते हैं कि हनी सिंह से 1 साल तक उनकी बात नहीं हुई। उन्होंने कॉल और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। जानने वाले लोग बताते हैं कि इस दौरान हनी सिंह की मुलाकात रफ्तार, इक्का और बाकी लोगों से हुई थी। हनी सिंह अब एक जाना पहचाना चेहरा बन गए थे और फिर जब बादशाह और हनी सिंह की बातें होनी भी शुरू हो गई थी, साल 2011 के आसपास ही जब दोनों में फिर से बातें शुरू हुई, तब ब्राउन रंग गाने पर काम शुरू हुआ था, जिसकी बीट बादशाह के सामने हनी सिंह ने तैयार करी थी और उस पर रैप की लिरिक्स से बादशाह बताते हैं कि उन्होंने लिखी थी। हालांकि हनी सिंह ऐसा नहीं मानते हैं। एक ऐसा ही गाना अंग्रेजी बीट भी है जिसका रैप बादशाह बताते हैं कि उन्होंने लिखा था, मगर हनी सिंह का मानना है कि ये रैप उन्होंने लिखा था। दोनों ही गाने उस समय वर्ल्ड वाइड मेजर हिट रहे थे और यहाँ हनी सिंह का कहना है कि बादशाह अगर ऐसे गाने लिख सकते हैं तो उन्होंने बाद में ऐसा कोई गाना क्यों नहीं लिखा जो इतना बड़ा हिट रहा हो। आपको अभी तक बात समझ में आ गई होगी कि दोनों म्यूजिशियंस की बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है। दोनों एक दूसरे की बातों को नहीं मानते और इसके लिए दोनों के अपने कारण और अपनी बातें भी हैं। इसलिए समझना मुश्किल है कि कौन सही बोल रहा है या किसकी बातों पर विश्वास किया जा सकता है। कर बातें जो भी थी, लेकिन बादशाह के गानों को लाने में जब हनी सिंह देरी करने लगे, बीच में अचानक बातें बंद हो गई और क्रेडिट चोरी करने वाला मसला भी हुआ, तो बादशाह बताते हैं कि धीरे धीरे उनको यह महसूस होना शुरू हो गया था कि हनी सिंह के साथ रहकर उनका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो कभी लोगों की नजरों में नहीं आ पाएंगे और ना ही उन्हें अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ही मिल पाएगा। गेटअप जवानी गाने से एक एल्बम की शुरुआत होने वाली थी, यानी कि एक एल्बम में यह गाना सबसे पहले आने वाला था, ऐसा बादशाह का बोलना है, जो नहीं हुआ था। और डोप शोप गाने से एल्बम शुरू हुआ और आखिर में फिर कहीं बादशाह का गाना आया था, लेकिन गाने की क्रेडिट लिस्ट में बादशाह का नाम नहीं था। बादशाह ने गाने से जुड़े लोगों को यह बताया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हुआ।
और आज भी उस गाने से बादशाह का नाम गायब है। साल 2011 के कुछ महीने गुजर गए थे। रफ्तार और रिक्का माफिया मुंदीर से अलग हो गए थे और बादशाह को भी ये समझ में आ गया था उनका भी इसमें कुछ होने वाला नहीं है। उनका कहना है कि हनी सिंह के साथ जो शोज उन्होंने किए थे उसके पैसे भी उन्हें नहीं मिले थे। 10-11 लाख रुपए भी बर्बाद हो गए थे और इसलिए फैमिली प्रेशर भी बिल्ड हो रहा था। तो इन सब कारणों के चलते आखिरकार साल 2012 में बादशाह ने हनी सिंह का साथ छोड़ दिया। अब यहाँ भी लोगों की अपनी अपनी बातें हैं। बादशाह की तरफ वाले लोग ये कहते हैं कि जो लोग भी हनी सिंह के साथ थे और बाद में जब तक साथ रहे तब तक किसी का कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हनी सिंह के नाम से सब कुछ चल रहा था। यहाँ तक कि बादशाह के करियर को अगर आप ट्रैक करते हो तो विकिपीडिया से लेकर के हर जगह उनके करियर की शुरुआत 2012 से ही बताई जाती है, जो असल में सही नहीं है। लेकिन हनी सिंह ने कभी किसी को ऊपर नहीं उठने दिया था। खैर, साल 2012 में बादशाह और हनी सिंह के बीच आखिरी मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे और फिर बादशाह ने भी प्रोड्यूस करने का काम सीखा और अकेले काम करना शुरू कर दिया। इसी साल सैटरडे गाना बना जो बहुत बड़ा हिट हुआ। उसके बाद प्रॉपर पटोला ने पूरी तरह से बादशाह को एस्टैब्लिश कर दिया। दूसरी तरफ कुछ समय तक हनी सिंह भी बेहतरीन काम कर रहे थे। उनका कहना है कि स्टार प्लस पर उनका उस समय एक शो चल रहा था जिसे उन्होंने डिजाइन किया था। शाहरुख खान के साथ शोज कर रहे थे। हनी सिंह के गाने उस समय हर बड़ी बॉलीवुड फिल्म में आ रहे थे। लेकिन 2014 में नशे की एक लंबी आदत की वजह से हनी सिंह पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर पहुंच गए और फिर 7-8 सालों तक कहीं किसी शो और फिल्म में नजर नहीं आए। यहाँ से हनी सिंह के लिए एक के बाद एक नई प्रॉब्लम सामने आई। दिल्ली गैंगरेप केस के बाद लोगों में ये बातें चलना शुरू हो गई कि कुछ म्यूजिशियंस और सिंगर्स अपने गानों में वल्गैरिटी और रेप जैसी बातों को बहुत पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करते हैं और इसका असर लोगों पर पड़ रहा है। और इसी कड़ी में हनी सिंह के कुछ नए पुराने गानों पर भी लोगों की नजरें पड़ी और उसके बाद अक्षय कुमार की फिल्म बॉस के गाने में कुछ खराब शब्दों को लेकर के भी लोगों ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई। हनी सिंह के न्यू ईयर शोज कैंसिल हो गए। अखबार में लोग ओपन लेटर्स हनी सिंह और उनके पेरेंट्स के लिए लिखने लगे और ऐसे में साल 2014 के आसपास ही जब हनी सिंह की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी तब यह मामला भी सामने आया जिसमें कहा गया ये फगली फगली क्या है गाने की क्रेडिट भी हनी सिंह ने चुराया है। यह गाना असल में रफ्तार ने लिखा है। ऐसी बातें उस समय हो रही थी। दूसरी तरफ बादशाह लगातार फिल्मों में अभी तो पार्टी शुरू हुई जैसे चार्टबस्टर गाने दे रहे थे। उनकी कोलैबोरेशन को भी लोग पसंद कर रहे थे। डीजे वाले बाबू, वखरा सैग और काला चश्मा जैसे सुपर हिट सॉन्ग्स आए और बादशाह साल दर साल भारतीय फिल्म जगत में सबसे बड़े रैपर बन गए। यहाँ पर एक नए किरदार की एंट्री होती है। इंदीप बख्शी ने बादशाह पर यह आरोप लगाया कि काला चश्मा और सैटरडे सॉन्ग के लिए उनको जो क्रेडिट मिलना चाहिए था वो उनकी जगह बादशाह ने चोरी कर लिया और ये गाने सिर्फ बादशाह के नाम से फिल्मों में उनसे बिना पूछे ही डाल दिए गए थे। बादशाह पर क्रेडिट चोरी करने का आरोप इसके बाद भी कई गानों के लिए लगा। गेंदा फूल गाने के लिरिक्स के लिए भी उन पर आरोप लगा और आखिर में उनको असली लिरिसिस्ट को 5 लाख रुपए देने पड़े। और इसके अलावा भी महादेव बेटिंग ऐप केस में भी बादशाह का नाम आया था और ये मामला अभी तक चल रहा है। यानी कि दूध का धुला कोई नहीं है। अपनी अपनी तरह से सभी ने कुछ न कुछ तिकड़म लगाई है ताकि उनका चेहरा सोशल मीडिया और अलग अलग चैनल्स पर चलता रहे। लोगों में उनको लेकर के बातें होती रहे। गानों के पीछे कहानियां जोड़ देते हैं, कंट्रोवर्सीज लगा देते हैं ताकि गानों को लोग सुनते रहे। बादशाह ने तो खैर अपने गाने के लिए यूट्यूब पर पेड एड्स भी रन करवाए थे जो कि लीगली सही नहीं होता है। बादशाह और रफ्तार ने समय समय पर अपने गानों के जरिए हनी सिंह को भी डिस किया। कंसर्ट से लेकर के सोशल मीडिया और रियलिटी शोज में दोनों की तरफ से ऐसा बहुत कुछ देखने सुनने को मिल जाता है जिसमें हनी सिंह की सेहत, उनके करियर और कमबैक को लेकर के तंज होते हैं। हनी सिंह 3.0 की घोषणा हुई जिसे फनी 3.0 बताया गया। बादशाह ने अपने कॉन्सर्ट में हनी सिंह को कमबैक के लिए गाने लिखकर देने के लिए कहा। पूरा गाना हनी सिंह को डिस करने के लिए बनाया गया था। और फिर रफ्तार की इंस्टाग्राम स्टोरीज तो आपको याद ही होगी। और ये हिप हॉप कल्चर ही ऐसा है जिसमें ये सब कुछ चलता रहता है। एक दूसरे को ऊपर उठाना, नीचा दिखाना, डिस करना, जिसे इसकी भाषा में कहते हैं वो इस कल्चर की खासियत है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव जगह है। बात करें हनी सिंह की तो उन्होंने ऐसा कुछ बहुत कम किया है लेकिन किया जरूर है। एक जगह उन्होंने पत्रकार को कोई सवाल का जवाब देते हुए खुद को रोल्स रॉयस और बादशाह को नैनो बताया था। रोल्स रॉयस चलाई है आपने कभी? रोल्स रॉयस और नैनो में बहुत फर्क होता है। फिलहाल बादशाह और हनी सिंह के ललन टॉप के इंटरव्यू की वजह से एक बार फिर दोनों की ये कोल्ड वॉर से जुड़ी बातें लोगों के बीच फिर से आनी शुरू हो गई। क्रेडिट देने और न देने के बारे में भी लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले अपने कॉन्सर्ट में बादशाह ने हनी सिंह को लेकर के कहा था कि उन्होंने पुरानी बातों को छोड़ दिया है। और इंटरव्यूज में फिलहाल बादशाह की बातों में हनी सिंह को लेकर के वो पहले वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। बादशाह अपने रास्ते पर अब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ हनी सिंह का भी कहना है कि अगले 10 सालों का प्लान उनके पास तैयार है और वो फिलहाल उसी पर काम कर रहे हैं। उनका नया एल्बम रिलीज हो गया है और धीरे धीरे कुछ फिल्में और बाकी प्रोजेक्ट्स भी आएंगे। दोनों के इंटरव्यूज और पुरानी क्लिप्स के जरिए लोगों में बातें शुरू हो जाती हैं और एक इत्तेफाक नहीं है कि ऐसा कुछ तभी होता है जब दोनों में से किसी एक का कोई नया गाना रिलीज होने वाला होता है। ये पूरी कहानियां कंट्रोवर्सीज प्री प्लान्ड होती है जिससे ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का काम आसान हो जाता है। और ये सब कुछ बॉलीवुड फिल्म जगत में हर साल सब लोग करते रहे और अभी ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाए। इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये कोशिश सफल रही होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।